हेलो, क्लास 9th फिजिक्स, टॉपिक वर्क। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, उसके बाद हम वर्क के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। वेल, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। जो वर्क होगा वो किसी फोर्स के जरिए होगा। इफ दैट फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज इन फिजिक्स, for us there must be two quantities, force and displacement. If both of them are there, we can say that work is done. Still there are some boundary condition. ऐसा नहीं है कि सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के होने से आप वर्क कह देंगे, आगे भी कुछ और चाहिए, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो जो एसेंशियल कंडीशन है वर्क के लिए वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इट इज W इक्वल टू एफ एस, लेकिन ये अभी अधूरा है, इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। नाउ देर आर थ्री कंडीशंस for this formula to be applied. If force and displacement both are in same direction, oh sorry, then there's no problem. If force and displacement are in opposite directions, अब आप कहेंगे ये तो डेफिनेशन पे ही नहीं बैठ रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों को एक लाइन में होना चाहिए। और अगर हमने कहा है कि वो फोर्स की डायरेक्शन में उससे डिस्प्लेस करता है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कह देंगे माइनस एस, और इधर अब हो गया ये फोर्स की डायरेक्शन में माइनस एस डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जो वर्क आएगा दैट विल बी माइनस एफ एस। एक और कंडीशन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क डन जीरो है। बेशक वहां फोर्स हो, बेशक वहां डिस्प्लेसमेंट हो, बट इफ इट इज परपेंडिकुलर टू दैट, सो वर्क डन इज जीरो। तीन कंडीशन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वर्क है पॉजिटिव है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट यहां भी वर्क है नेगेटिव है, force displacement, there's zero work done. Now the question is, what if it is in this way, or it is something like this, making acute angle, making obtuse angle? Now this is a little bit advanced part. तो जब एंगल होता है दोनों के बीच में, let us suppose this is force, this is displacement, and vice versa, this is force, this is displacement, means एक में फोर्स ऐसे लगाया तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, एक में फोर्स ऐसे लगाया तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। जो फुटबॉल खेलते हैं या कैरम खेलते हैं उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। वेल, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसे थीटा कहते हैं। नाउ W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज दिस कॉस? पहली थीटा प्रॉब्लम कर रहा था, अब कॉस भी आ गया। तो इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बीच के रेशियो की फॉर्म में हमें मिलता है। राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एक एंगल ले लीजिए थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नाउ व्हाट, कॉस की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूँ। याद करने की जरूरत नहीं है, उनमें से सिर्फ तीन याद करने की जरूरत है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे क्या होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले एक रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा। पहले एक ऑर्डर लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए।
सबका रूट ले लीजिए। ये कुछ नहीं, ये केवल चालाकी है, इसका अभी मैं आपको ओरिजिनल मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। आप अगर चाहें तो वो देख लेना, अदरवाइज ये अभी आपके 9th में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है। ये आ गया 1, ये आ गया √3/2, इसे कैंसिल कर लेंगे, ये आएगा 1/√2, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। और लॉजिकली भी समझें अगर, तो जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया, 0 डिग्री का मतलब होगा ये ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म हुआ, तो हाइपोटेन्यूज भी उतना ही, बेस भी उतना ही, इसलिए 1। और 90 पे 0 का मतलब हुआ ये, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो है पर बेस नहीं है, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बाय 0। सो इट इज एफ एस कॉस थीटा। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात कहें, पहले हम एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। व्हाट अबाउट कॉस थीटा? एज आई टोल्ड यू, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस लेंथ हो गई, बेस की लेंथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ, लेंथ बाई लेंथ, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कह देते हैं। एक चीज और, जो न्यूटन होता है ये खुद केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर एक और मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें, तो इसी बेसिस पे चलते हैं। डाइन सेंटीमीटर, जूल की जगह अर्ग, केजी की जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड most of time it is asked what is the relation between joule and erg। तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो देखते हैं। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ये ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन होगा। ऑलराइट, सो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ओके। सो 1 जूल is equal to 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी को चेंज करेंगे, तो 1 इंटू, अब क्या कहें, कस्टम है, लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू, या 1 को मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, इतना ज़्यादा कस्टम पे नहीं चलते, और ये हो जाएगा इंटू, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 10 की कितनी पावर हो गई? 7, और इस पूरे को कहते हैं अर्ग। सो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, डायरेक्ट कन्वर्जन। राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क। तो अगर हम एक एफ एस ग्राफ बनाएं, एस को हॉरिजॉन्टली ही रखिए, और एक वेरिएबल फोर्स है, वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी एक वेरिएबल फोर्स है। तो ओके, वेरिएबल फोर्स क्या होता है, आई विल टेल यू। ओके, लाइक दिस, अगर आप इसे कंप्रेस करते हैं, ओ गॉड, एक्चुअली इट इज़ नॉट माई वर्किंग हैंड, लिखता मैं इससे हूँ लेकिन ताकत के काम लेफ्ट हैंड से करता हूँ। नाउ यू कैन सी, ओके। तो इसे स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन इसे कंटिन्यू करने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो ये एक वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, जैसे जैसे स्प्रिंग खींच रहा है वैसे वैसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो उसी अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इन दिस केस वर्क डन इज एरिया बाउंडेड बाय एफ एस ग्राफ लाइन विद एस एक्सिस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस होगी उसके साथ बाउंडेड ये जो एरिया निकलेगा, दैट विल बी
the work done. So in the same way, definition of 1 joule. So 1 joule work is said to be done if 1 Newton force applied to a body displaces it in the direction of force by 1 meter. तो सिंपली जो वर्क की डेफिनेशन थी उसमें वर्क का अमाउंट 1 जूल कर दो और फोर्स का अमाउंट 1 न्यूटन कर दो और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट 1 मीटर कर दो. इस तरीके से आपका 1 जूल डिफाइन हो जाएगा. सो एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन ये समझाना इजी है. इधर पॉजिटिव कर देते हैं, इधर नेगेटिव कर देते हैं और इधर ज़ीरो कर देते हैं. एग्जांपल्स जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उन पे लेके चलते हैं. तो इफ़ वी आर पुशिंग, जी कितना गंदा हाथ बनाया है, पुशिंग अ ब्लॉक ओवर अ सरफेस, तो और एंड इट इज़ गेटिंग डिस्प्लेस होना ज़रूरी है. तो अगर हमने फोर्स भी इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लगाया तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव वर्क. किकिंग अ फुटबॉल. और ड्रॉ करके देखना चाहिए था. एनीवे, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन. बहुत सारे और अदर एग्जांपल्स हैं. किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और किसी चीज़ को किक करना, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना. सो ऑल ऑफ दीज आर डिस्प्लेस करना फोर्स के डायरेक्शन में, एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन. नाउ नेगेटिव वर्क डन. इसी एग्जांपल में आपको नेगेटिव वर्क डन बताता हूँ. तो लाइक वी हैव पुश्ड, फिर से कितना गंदा हाथ बना. एनीवे, तो इससे फोर्स लगाया हमने इधर एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन. सो वर्क डन इज पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव. हमने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव है. इसकी सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और गैस वॉट, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके मोशन के अपोजिट. ओके, क्योंकि हमने इसे इधर पुश किया है तो हमारा अप्लाइड फोर्स आगे के लिए है और ये डिस्प्लेस भी आगे के लिए हुआ, लेकिन इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. अप्लाइड के अपोजिट. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर मैं ये कहूँ कि इस फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. इज देयर एनी अदर एग्जांपल? सो यस, टग ऑफ वॉर. कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं. लेट अस सपोज ये जीत रहे हैं. तो एक्चुअली दिस टीम इज ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स दिस डायरेक्शन, बट ये जो विनिंग साइड है दे आर पुलिंग देम दिस वे. तो इनके अकॉर्डिंग वो फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक एग्जांपल हो गया नेगेटिव वर्क का. एक और एग्जांपल, लेट अस सपोज ये मेरा हाथ है और इस पे मैंने कोई लोड रखा है और मैं इसे ऊपर के लिए कैरी कर रहा हूँ. तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये मैंने फोर्स लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट भी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो नो नो प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन अगर मैं कहूँ कि अर्थ का ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट. तो जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो, उसकी वजह से जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, बट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है. तो हम ये कहेंगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क. रिमेंबर वन थिंग, हम कैजुअली वर्क डन में कह देते हैं कि वर्क डन, बस सीधे फोर्स की बात कर दी और डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी, वर्क डन हो गया. लेकिन यहाँ पे ये कहना जरूरी है वर्क डन बाय दैट फोर्स. कौन सा फोर्स है? जैसे यहाँ भी दो फोर्सेज हैं, तो वर्क डन किसका निकाल रहे हैं? अगर अप्लाइड फोर्स का निकाल रहे हैं देन इट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स का निकाल रहे हैं देन इट इज नेगेटिव. यहाँ पे विनिंग टीम का निकाल रहे हैं देन इट इज पॉजिटिव, और अगर लूजिंग टीम का निकाल रहे हैं देन इट इज नेगेटिव. यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर
फोर्स अप्लाइड बाय अस, जो लिफ्ट कर रहा है, उसका अगर उसके फोर्स के कंपैरिजन में निकालें देन ही इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, और अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में निकालें देन इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क डन. नाउ इन केस मैंने इसे ऐसे पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, एंड आई एम मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. नाउ फोर्स आई हैव अप्लाइड इज डायरेक्टेड अपवर्ड. फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसलिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज नो वर्क डन बिकॉज फोर्स इज नॉट, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट along the direction of force. Okay, in the same way, अगर मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, इट ऑल्सो हैजंट डन एनी वर्क. वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो जिन भी केसेस में 90 डिग्री के एंगल बन रहे होते हैं वहां वर्क डन जीरो होता है. फ्यू अदर एग्जांपल्स, जैसे दिस इज अ डोंकी. डोंकी मानना इसे, डायनासोर मत मान लेना. इज कैरिंग सम लोड. ये तो कछुआ लग रहा है. एनीवे, तो इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. लोड is perpendicular to its displacement, so work done is zero. Next, like this is the earth, this is the sun. Now what is happening? Gravitational force is directed toward the center, and although we can say कि displacement जीरो हो गया, जहां से आया था वहीं चला गया, ऐसे भी हम इसे जीरो वर्क डन कह सकते हैं. और अगर हम एक छोटे से डिस्टेंस के लिए कहें तो ये टेंजेंशियली आगे बढ़ता है, टेंजेंट के अलोंग, थोड़ी सी डिस्टेंस, बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर मेकिंग 90 डिग्री टू ईच अदर, क्योंकि सर्कल का रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं. सो हियर ऑल्सो वर्क डन इज जीरो बिकॉज इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल. नाउ इन द केस ऑफ कूली, जो पोर्टर्स जो रेलवे स्टेशन में हमारा सामान कैरी करते हैं, तो a coolie is carrying load over his head. So in this case, and is taking our luggage to the train. Force, gravitational force downward, force applied by the coolie upward, तो वर्क डन इज जीरो. तो हमें उसे पैसे नहीं देने चाहिए. अगर फिजिक्स के नज़रिए से देखो, लेकिन उसमें भी मैं बताता हूँ कि हमें पैसे क्यों देने चाहिए. क्योंकि उसने ज़मीन से उसे उठाया और अपने सिर पे रखा, तो ही हैज़ डन सम वर्क. और अगर वो वहाँ जाके ट्रेन में जाके उसे नीचे उतार देता है तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क ज़ीरो हो गया. लेकिन अगर फिजिक्स अच्छी जानता होगा तो ट्रेन की जो बर्थ होती है उसमें जाके रख देगा और वो कहेगा इतना तो वर्क कर ही रखा है. एनीवे दैट्स जोक. फिजिक्स के ऐसे ही जोक होते हैं, बहुत बुरे से. Alright, a body of mass 20 kg is dragged along the floor which offers a frictional force 10 Newton with a force, यानी कि body dragged with a force, with नहीं, by a force होना चाहिए, by a force 25 Newton displaces it in the direction of applied force. Find work done. Simply work done नहीं. हाँ, कोई एक ही फोर्स दिया होता है और कह देता है कि फाइंड वर्क डन, तो जाहिर सी बात है उस फोर्स से. बट दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी कि इससे ग्रेविटेशनल फोर्स 20 kg दे रखा है, तो इसका वेट जो होगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन. तो 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूडेड हैं. तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. पहले बात करते हैं अप्लाइड फोर्स की. तो अप्लाइड फोर्स में W अप्लाइड फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही है क्योंकि उसने कहा है कि सेम डायरेक्शन में जाता है, इसलिए फोर्स हो गया 25 और डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैंने दिया नहीं डिस्प्लेसमेंट, अब तो आ गया
और एग्जाम में ये मत कर देना कि कुछ नहीं दे रखा था तो अपने मन से लिख लिया, ये क्वेश्चन तो मैं बना रहा हूँ ना। तो डिस्प्लेसेस इट बाय 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फाइंड वर्क डन। ओके, सो इनटू 2 दैट इज 50 जूल। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड, ग्रेविटेशनल। यहाँ पे चाहो तो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, तो एफ ग्रेविटेशनल इज एम जी, मीन्स जी रफली 10, जब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्लास 9th स्टैंडर्ड 10 रख सकते हैं। इट इज 200 न्यूटन, एंड देन डब्ल्यू जी, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, इज जीरो। तो फिर ये किया ही क्यों? खैर, ये ऐसे ही कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, जब हम वेट निकालते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे। ये क्यों है? क्योंकि एफ जी एंड इज परपेंडिकुलर टू एस। उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। दैट इज वाई वर्क डन इज जीरो। नाउ द थर्ड पार्ट, frictional force, which is 10 newton, and as we know that frictional force is opposite to the applied force, और जब वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के भी अपोजिट है। तो डब्ल्यू ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 20, 20 नहीं, 2 एक्चुअली, 2। So answer is minus 20 joule, since frictional force is opposite to displacement। तो तीनों तरह के वर्क के आपको एग्जाम्पल मिल गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, ये दोनों इमेजेस आपको समझा दे रही होंगी सब कुछ। सो द सिचुएशन इज अ पर्सन वेयरिंग रोलर स्केट पुशिंग अ वॉल by a force 200 newton, and as the effect of it, person himself get displaced by 50 meter 5 meter from his initial position. So here the question is find work done। लेकिन वर्क डन अगर सीधे सीधे आप वर्क डन आप कहोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है। वर्क डन नंबर 1 बाय द बॉय, बॉय था कि मैन था, शायद बॉय ही रहा होगा। और दूसरे नंबर पे एक तो वर्क डन बाय द बॉय, और दूसरे नंबर पे वर्क डन बाय द वॉल। द भी लगाना पड़ेगा। फिर से समझिए, ये एक बॉय है, इसने एक वॉल को पुश किया 200 न्यूटन के फोर्स से और खुद डिस्प्लेस हो गया। आप समझ रहे होंगे ये किस टाइप से होगा, जैसे हम धक्का मारे अगर और रोलर स्केट पहने हैं या रोलिंग चेयर, रोलर चेयर पे अगर हम बैठे हैं, तो अगर हम पुश करेंगे तो खुद पीछे आ जाएंगे, तो वैसे ही कुछ हुआ यहाँ। तो 200 न्यूटन का पुश किया, 5 मीटर, खुद डिस्प्लेस हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि वर्क डन बाय द बॉय कितना है, बाय द वॉल कितना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, और कई बहुतों ने कर भी दिया होगा ये। तो अब मैं बताता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, मैं यहीं पे इसी डायग्राम में इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप इसे सेपरेटली करिएगा। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बॉय इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल एंड वॉल इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड। तो जब हम बॉय के नजरिए से देखते हैं तो एफ इज देयर बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, so work done is zero. Now if we see it with the point of view of wall, तो वॉल ने बॉय पे कितना फोर्स लगाया? नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बॉय ने वॉल पे लगाया 200 न्यूटन, उल्टा वॉल ने बॉय पे लगाया
200 न्यूटन। और जो बॉय है वो डिस्प्लेस हो गया वॉल के लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में 5 मीटर। तो जो वॉल ने वर्क किया दैट इज F इंटू एस 200 इंटू 5000 जूल। नाउ सी दिस एक वेट लिफ्टर है जिसने टोटल जो वेट लिफ्ट किया है दैट इज 2000 न्यूटन, हाइट है 2 मीटर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेट दिया है, मास नहीं दिया है, तो यही फोर्स हो जाएगा। वर्क डन बाय लिफ्टर, तो जो लिफ्टर है उसने जितना फोर्स लगाया है इस वेट के बराबर ही फोर्स लगाया होगा, इनटू जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया। मैं एफ जी ही लिख रहा हूँ, ये सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैं यूज कर रहा हूँ, पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर उसने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। एफ एल कर देता हूँ चलो, फोर्स अप्लाइड बाय लिफ्टर। तो ये हो गया 2000 और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 4000 जूल। इन द सेम वे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पूरे वजन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसे मैं बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो वेट काम करेगा वो बीच में करेगा। सो इट विल बी एफ जी इंटू एस with negative sign. Why? Because displacement is in upward direction, and with respect to gravitational force it is opposite. So minus 2000 into 2, that is minus 4000 joule. Now see this, वही स्प्रिंग समझ लीजिए जो मैं कंप्रेस कर रहा था। तो अब ये एक स्प्रिंग के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मान लेते हैं। तो अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो मार्किंग कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सी, सो इन दिस केस वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया होगा जो बाउंडेड होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो ट्रेपेजियम का एरिया सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ओ सी। तो ओ ए इज 10, BC is 40 and OC is 4। ये हो गया 50 टू द 100 जूल। और इसी में हमें एक चीज़ और ग्राफिकल मेथड में एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि इन केस अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ऐसा कुछ केस है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है या ग्राफ ही इधर जा रहा है, फोर्स हमने पॉजिटिव अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रखा है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो ग्राफिकली भी हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।